राधे राधे, जय हिंद। पिछली कक्षा में हमने सहसंयोजी बंध कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम विद्युत सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध के बारे में पढ़ेंगे। बंध मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण, और इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण के साथ जब दो एटम, दो एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके, साझा करके, त्याग करके, ग्रहण करके अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न करते हैं, उसे बॉन्ड कहते हैं। और एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। विद्युत सहसंयोजी बंध में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें अष्टक नियम से एक या दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। कुछ एटम या एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें एक अष्टक नियम पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम 11, 2, 8, 1, 11 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो यह सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, किसी को दे देगा और इन्हें धन आयन बना देगा। इसी प्रकार क्लोरीन Cl का 2, 8, 7, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 17 और 11। तो ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, तो यहां पर सोडियम के पास 2, 8 हो जाएंगे, तो ये अष्टक नियम पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि यहां 7 इलेक्ट्रॉन किसी को लेगा नहीं, जे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। और यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl ऋण आयन बना के 2, 8, 8, अब जिस 7 और 1, 8 अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। और इस प्रकार धनायन और ऋणायन का निर्माण होगा। और यहां पर इस प्रकार Na+Cl NaCl को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और NaCl का मॉलिक्यूल्स बना लेगा। तो यहाँ पर इस सोडियम का नेचर होगा धनात्मक और Cl का नेचर होगा ऋणात्मक। और इस प्रकार NaCl के मॉलिक्यूल्स के निर्माण करके जो बॉन्ड का निर्माण होता है बीच में, उसे हम विद्युत सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। इस बॉन्ड की सबसे बड़ी शर्त यह होती है कि यह एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स में नहीं बनते। जैसे सहसंयोजी बंध H2 बन जाता है, Cl2, I2 बन जाता है। यहां दो अलग अलग नेचर या विद्युत ऋणी एलिमेंट चाहिए। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि विद्युत सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध में या इलेक्ट्रोकोवेलेंट भी बोलते हैं, विद्युत सहसंयोजी बंध आपस में इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करते हैं। और जो पदार्थ अधिक विद्युत ऋणी होता है तो उस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है और बने हुए मॉलिक्यूल्स में
आंशिक रूप से धन आयन और ऋण आयन का निर्माण हो जाता है, नेचर आ जाता है, तो इसे आयनिक बंध या विद्युत सहसंयोजी बंध या इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यह एक ही प्रकार के होते हैं। दूसरी शर्त क्या है? यह एक ही प्रकार के होते हैं और दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला हो गया सहसंयोजी बंध, दूसरा हो गया विद्युत सहसंयोजी बंध। अब तीसरा बंध कहलाता है उपसहसंयोजी बंध। कौन सा? उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध में एक या एक से अधिक एलिमेंट एक एटम और दूसरे एटम के बीच शेयरिंग नहीं होती। क्या नहीं होती? शेयरिंग नहीं होती। दूसरी बात, वे ही एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकते हैं। एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स की शर्त तो यह है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास हो। दूसरी शर्त, दूसरे एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या रिक्त ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो एक अणु, आयन या एटम के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे एटम या एलिमेंट के रिक्त ऑर्बिटल को डोनेट कर दिए जाते हैं। मतलब यहां शेयरिंग नहीं होती। उपसहसंयोजी बंध में एक के द्वारा मतलब बॉन्ड निर्माण में एक अणु या एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, वह जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन देते हैं और दूसरे एलिमेंट के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स को या अणु को डोनर कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे ग्राही या एक्सेप्टर कहते हैं। इसे उपसहसंयोजी बंध कहते हैं और यह कॉम्प्लेक्स या संकुल या कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे उपसहसंयोजी बंध में एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास H2 P2 क्या होता है? H2 P2। अंतिम कक्षा तो यहाँ के ये दो पेयर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना?
और ऑक्सीजन का भी H2 2H2 2P2 4 होते हैं। 2P4 तो यहाँ पर हो जाएंगे ये NH2 2H2 2P6 10 और 6 16 ये हो गया आपका सल्फर का। 1H2 2H2 2P6 10 2 12 और 4 16 और यहाँ पर 1H2 2H2 2P4 जो अंतिम कक्षा का हो जाएगा ऑक्सीजन का। अब यहां पर आप देखें कि जो सल्फर का रहता है तो अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह ऑक्सीजन के पास एक सल्फर से तो जैसे संयोजी बना देंगे सल्फर का ऑक्सीजन के साथ साझा करके एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये। दूसरे के साथ इसके जो लोन पेड इलेक्ट्रॉन है कौन से जे वाले जे कौन को दे दिए जाएंगे दूसरे ऑक्सीजन को सीधे के सीधे जोड़े के रूप में और इस प्रकार एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करेंगे। यहां पर सल्फर के द्वारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं और ऑक्सीजन के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो सल्फर को कहेंगे डोनर और ऑक्सीजन को कहेंगे एक्सेप्टर ग्राही और इस प्रकार जो बॉन्ड का निर्माण होता है जिसे एरो के द्वारा व्यक्त करते हैं उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो आपके पास टोटल केमिकल बॉन्डिंग वह कितने एक सहसंयोजी बंध जो साझे के द्वारा बनता है एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया जा सकता है। यहाँ पर दो एलिमेंट एक समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समान हो। यह तीन प्रकार के होते हैं एक सिंगल बॉन्ड समान प्रकार के या अलग अलग प्रकार के। दूसरे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। तीसरा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो सहसंयोजी बंध तीन प्रकार के सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। फिर दूसरा पढ़ा हमने विद्युत सहसंयोजी बंध। इसकी पहली शर्त तो यह है कि ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है जिसमें एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर का होता है और दोनों साझा तो करते हैं लेकिन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु उस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेता है और आंशिक रूप से उस पर ऋण आयन और धन आयन आ जाता है। इसे इसीलिए विद्युत या आयनिक बंध कहते हैं। तीसरा उपसहसंयोजी बंध। या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें एक एटम के द्वारा
ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कौन से? इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़े वाले, और दूसरे एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या रिक्त ऑर्बिटल को डोनेट किया जाता है, दाता के रूप में डायरेक्ट जोड़ा ही दिया जाता है। तो एक के 2 इलेक्ट्रॉन और एक का रिक्त ऑर्बिटल आपस में बॉन्डिंग करके और देने वाले से लेने वाले इलेक्ट्रॉन की ओर एरो का चिन्ह लगाकर इसे प्रदर्शित किया जाता है। देने वाला डोनर कहलाता है, लेने वाला एक्सेप्टर कहलाता है, दाता और ग्राही। और इस प्रकार कुल टोटल 3 प्रकार के केमिकल बॉन्डों का निर्माण होता है। और पहला फिर 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और इस प्रकार बॉन्ड के निर्माण होता है। अब इनसे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, ये तो आप समझ गए। एलिमेंट के एटम से मॉलिक्यूल्स का निर्माण बॉन्डिंग की प्रतिक्रिया के दौरान होता है और मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। अब जालक ऊर्जा, लेटेस्ट एनर्जी क्या है? जालक ऊर्जा। तो स्वाभाविक है जब अणु का निर्माण होता है और ये अणु आपस में क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, ये अणु क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। जैसे हम Na और Cl लेंगे, आयनिक बॉन्ड, तो एक में पॉजिटिव स्वभाव है, एक में नेगेटिव। दूसरा एटम एक का नेगेटिव, दूसरा अणु का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव के बीच एक आकर्षण बल हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार यह एक यूनिट का निर्माण करते हैं। और यूनिट नहीं, पहले ये यूनिट मिलकर फेस का निर्माण करते हैं और फेस आपस में मिलकर एक यूनिट का निर्माण करते हैं और यह यूनिट मिलकर जालक का निर्माण करते हैं। और इन जालक को बनाए रखने के लिए एनर्जी चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स चाहिए, तो इसे बोलते हैं जालक, क्रिस्टल। अब क्रिस्टल के जालक को तोड़ने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसे जालक ऊर्जा या लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। बात समझेगा नहीं? पहले तो समझो जालक क्या है, लेटेस्ट क्या है। तो कोई भी अणु आपस में क्रिस्टल का निर्माण करने के लिए एक अणु दूसरे अणु की ओर अट्रैक्टिव होकर फेस का निर्माण करता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आंशिक रूप से चार्ज आ जाता है और वह विपरीत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं और फेस मिलकर आपस में यूनिट का निर्माण करते हैं। यूनिट आपस में मिलकर जालक और क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार एक मकान में 4 पिलर आपस में मिलकर दीवारों का निर्माण, लेंटर का निर्माण, जमीन के फर्श का निर्माण करते हैं और चारों फेस मिलकर एक कमरा बनाती, मतलब यूनिट। और यूनिट आपस में मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं और इस प्रकार एक क्रिस्टल जालक बन जाता है। अब उस घर को तोड़ने में जितनी ऊर्जा खर्च हो, तो वैसे ये क्रिस्टल जालक को तोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। दूसरा प्रश्न है
बंद प्रचलन या बंद पैरामीटर, बंद प्रचलन या बंद पैरामीटर, तो सहसंयोजी बंध के लाक्षणिक स्थिरांक जैसे बंध ऊर्जा, दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन फोर्स है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के नाभिक के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, तो बंध ऊर्जा दोनों एटम के बीच की लेंथ, दूरी, लंबाई, और जब दो या दो से अधिक, तीन एटम से अधिक अगर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं तो एक मध्य एटम और दो से जुड़े हुए एटम के बीच बंध बनता है, उसे बंध कोण कहते हैं। तो बंध कोण बंध पैरामीटर कहलाते हैं। बांड ऊर्जा, बांड लंबाई और बंध कोण को ही पैरामीटर कहते हैं या बंध प्रचलन कहते हैं। बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी क्या है? बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी क्या है? बंध ऊर्जा। तो जब कोई दो एटम आपस में सहसंयोजी बंध, उपसंयोजी बंध या आयनिक बंध का निर्माण करते हैं और निर्माण करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसमें एनर्जी होती है। तो इसके लिए डेफिनेशन होगी कि जब किसी मॉलिक्यूल्स के बंध को तोड़ा जाता है, जब किसी अणु के बंध को तोड़ा जाता है और उस तोड़ने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ब्रेक करने में जितनी ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उसे बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी कहते हैं। अब औसत बंध ऊर्जा, औसत बंध ऊर्जा जैसे HOH, HH मतलब H2O और NH3। जब दो से अधिक एटम आपस में बंध का निर्माण करते हैं तो उनमें एक से अधिक बंध का निर्माण होता है। यहाँ 3 बंध हैं, यहाँ 2 बंध हैं। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो किसी अणु में उपस्थित समस्त बंधों के तोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च होती है, उनके योग को औसत बंध ऊर्जा या कुल ऊर्जा, बॉन्ड ऊर्जा कहते हैं। जब सिंगल हो तो वो कहलाएगी क्या? बंध ऊर्जा। और एक से अधिक मॉलिक्यूल्स है तो औसत कहलाएगी। और बंध कोण, बंध कोण जब दो से अधिक एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं तो उनके बीच एक मध्यस्थ एटम के चारों ओर घिरे हुए एटम के बीच जो कोण बनता है, बीच जो एंगल बनता है, उसे बंध कोण कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर लगभग इस प्रकार का होगा। तो
मध्यस्थ एटम ऑक्सीजन है और उससे जुड़े हुए एटम हाइड्रोजन है। तो इन दो बांडों के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे बंध कोण कहते हैं। बंध लंबाई दो एटम असमान या समान आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगकर बंध का निर्माण होता है। तो एक एटम के नाभिक से दूसरे एटम के नाभिक के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के दो अणु हैं, इस नाभिक से इस नाभिक तक की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। यह अलग अलग होती है। यहां भी परमाणु के आकार और परमाणु की बहुलकता पर डिपेंड करता है। और जैसे HH के बीच बंध लंबाई 0.74 एस्ट्रॉन्ग होती है और कार्बन कार्बन की बंध लंबाई 1.54 एस्ट्रॉन्ग के बराबर होती है। बंध कोटि अम्ला क्या है? बंध कोटि। तो हमने देखा है कि सहसंयोजी बंध में हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बना है और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना है। तो जब कोई दो एटम आपस में मिलकर, दो एलिमेंट आपस में मिलकर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं तो बंधों की संख्या को बंध कोटि कहते हैं। यहां पर एक बंध है मतलब एक कोटि, यहां दो बॉन्ड है तो और यहां तीन है तो तीन कोटि कहती है। इस प्रकार आज हमने सहसंयोजी बंध, विद्युत सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध और इनसे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट जैसे जालक ऊर्जा, बंध पैरामीटर, बंध एनर्जी या एंथैल्पी, औसत बंध ऊर्जा, बंध लंबाई, बंध कोण और बंध कोटि के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही काफी है। राधे राधे।